हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर वो वीडियोस किसी ने नहीं देखे तो प्लीज जाके उसे चेकआउट जरूर कर लेना, क्योंकि आज की जो टॉपिक है वो हमारा पीछे प्रीवियस वीडियो से ही लिंक्ड है। सो जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको कहा था कि आज के सेशन में हम लोग स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्यों हमें स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन और उसके यूटिलाइजेशन की जरूरत पड़ गई, और क्यों हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन की, यानी कि एनर्जी को बचाने की। ओके, इसलिए हमें स्टीम का पूरा इस्तेमाल करना है, उसकी एफिशिएंसी हमें पूरी की पूरी चाहिए। इसलिए हम लोग को स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन की जरूरत पड़ गई। तो आइए बिना किसी देरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन तो जरूरत क्यों पड़ गई, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सिस्टम की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो स्टीम जनरेशन पे डिपेंड करती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो बॉयलर की एफिशिएंसी जो हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, है ना। और साथ साथ में बॉयलर की एफिशिएंसी किस चीज पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, किस चीज पे डिपेंड करती है, सॉरी, तो वो करती है स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस तरीके का हम लोग स्टीम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और साथ साथ में उसका कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसके ऊपर हमारी बॉयलर की एफिशिएंसी डिपेंड करती है। तो स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन किस तरीके से ओवरऑल एफिशिएंसी पे अफेक्ट करती है, वो हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि इसके लिए प्रॉपर स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है। जैसे कि पहली रिक्वायरमेंट है हमारी, स्टीम पाइप साइजिंग मस्ट बी डन प्रॉपरली। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, अगर मान लो कि स्टीम पाइप का साइज जो है वो इम्प्रॉपर है, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण सबसे पहले तो हमारी स्टीम पाइप को बनाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। मान लो कि स्टीम पाइप का रेडियस जो है वो बड़ा है, वो रेडियस बड़ा है, तो उसके कारण क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ जाएगी, साथ साथ में क्या हो जाएगा, प्रेशर जो एक्चुअली में प्रेशर बनना चाहिए वो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, लॉसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर लॉसेस। ठीक है। दूसरी चीज, मान लो ये तो एक सिचुएशन मैंने आपको बताई, बड़ी बड़ी पाइप अगर बन गई तो। मान लो छोटी पाइप बन रही है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं अंडर साइज पाइप, है ना। तो अंडर साइज पाइप पाइप के कारण क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो प्रेशर लॉसेस जो है, प्रेशर जो है सडनली इंक्रीज हो जाएगा। और सडनली प्रेशर इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगा कि फ्लूइड का जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। और एक बार आपका फ्लूइड का जो प्रेशर है, फ्रिक्शन है, वो अगर इंक्रीज हो गया तो प्रेशर लॉसेस जो है वो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए ये दोनों सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो पाइप की साइज है ये हमारी क्या होनी चाहिए, एक परमिसिबल लिमिट के अंदर होनी चाहिए। ओके, तो ये परमिसिबल लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, परमिसिबल जो ये लिमिट है वो हमारी डिसाइड होती है रिकमेंडेड स्टीम वेलोसिटीज के ऊपर, है ना। स्टीम वेलोसिटीज का मतलब क्या होता है, स्टीम की एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो स्पीड है उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। सिंपल सा, आपको वेलोसिटी तो मतलब पता ही है। तो ये जो स्टीम की वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, तो लिख लो, नोट डाउन कर लो। मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। तो स्टीम की वेलोसिटी आपकी होनी चाहिए 20 मीटर पर सेकंड से लेके 30 मीटर पर सेकंड फॉर वेट स्ट्रीम। ये वेट स्ट्रीम की बात हो गई। अभी मान लो कि सैचुरेटेड स्टीम हुई तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वो भी लिख लो, 30 मीटर पर सेकंड से लेके 40 मीटर पर सेकंड के बीच के अंदर होनी चाहिए। ये सैचुरेटेड स्टीम की बात कर रहा हूँ। और मान लो तीसरा सुपर हीटेड स्टीम हुई तो सुपर हीटेड स्टीम के लिए भी लिख लो, 50 से लेके 70 मीटर पर सेकंड के बीच में होनी चाहिए क्या, स्टीम की वेलोसिटी। ओके, तो इतनी वेलोसिटी को हम लोग एक पाइप के थ्रू ले जा रहे हैं बॉयलर के अंदर। तो वो जो स्टीम पाइप जो होती है, वो स्टीम पाइप की साइज जो है ये वेलोसिटीज के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है।
जो कि पहले से ही फिक्स किया गया है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर। ओके, तो ये एक पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? पाइप मस्ट बी रूटेड थ्रू द शॉर्टेस्ट रूट इफ पॉसिबल, है ना? जैसा कि हम लोग आपको एग्जांपल दूं, जैसा कि हम लोग सर्किट में एनालिसिस में पढ़ते हैं कि करंट जो है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ से ही गुजरता है। क्यों? क्योंकि उसे लॉसेस कम मिलते हैं। इसी तरीके से स्टीम जो है वो हमारी कम, अगर मान लो कि ज्यादा लंबे रूट के बजाय शॉर्ट रूट में गई तो उसकी जो एफिशिएंसी हमें मिलनी चाहिए वो हमें क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। तो पाइप जो है वो इस तरीके से हमें रूट करनी चाहिए, इस तरीके से हमें उसे रखना चाहिए कि कम से कम शॉर्टेस्ट रूट से वो पास हो, अगर पॉसिबल होता है तो। तीसरा, प्रोवाइड फ्लेक्सिबल जॉइंट्स फॉर थर्मल एक्सपांशन ऑफ पाइप। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही है कि जॉइंट्स जो है वो ऑलवेज भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए, क्योंकि स्टीम जो है उसमें ऑलवेज थर्मल एक्सपांशन होता ही है। इसीलिए वो स्टीम अगर मान लो थर्मल एक्सपांशन हुआ और पाइप जो है वो रब्ड हुई, तो पाइप क्या है, फटने का डर रह सकता है और कुछ हादसा हो सकता है। इसलिए पाइप जो है उसके जो जॉइंट्स है वो फ्लेक्सिबल ही होने चाहिए। नेक्स्ट, maintain at least one jam 250 gradient for ease of draining of condensate with adequate supports to pipe। ठीक है, ये जो आप लोगों को यहाँ पे 1 jam 250 ग्रेडियंट दिख रहा है, ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो हमारा क्या रहना चाहिए? एक प्रॉपर मेंटेन में रहना चाहिए, ताकि पाइप की जो सपोर्ट है वो एक प्रॉपर तरीके से रहे। नेक्स्ट है, pipes, valves and flanges are adequately insulated to prevent heat losses। हीट लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए हमें जो पाइप्स है, उसके वाल्व्स हैं और जो फ्लैंजेस है, उसको हमें प्रॉपरली एक बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से हमें क्या करना चाहिए? इंसुलेट करना चाहिए, ताकि वहां से हमारे हीट के लॉसेस के चांसेस जो है वो कम हो जाए। हीट लॉसेस होंगे जरूर, लेकिन उसे रोकना, उसे कम करना, ये हमारे हाथ में है। ओके, नेक्स्ट, prevent steam leaks from joints, valves and traps. If leakage are found, this should be repaired or replaced immediately। स्टीम के जो लीक्स है जॉइंट से हो रहे हैं या फिर कोई वाल्व से हो रहे हैं या फिर जो मैकेनिकल ट्रैप्स हैं उससे हो रहे हैं, तो वो जो स्टीम के लीक है उसे हमें जल्दी से जल्दी रिपेयर करना चाहिए, और या तो रिपेयरेबल ना हो तो उसे तुरंत ही तुरंत हमें रिप्लेस भी कर देना चाहिए, ताकि जो लॉसेस है उसको हम लोग क्या कर सके? बचा सके। Okay. Next है, provide steam traps for condensate removal and suitable location। The condensate if carried with the steam may cause the water having। Okay, condensate removal, अभी ये पूरा एक टॉपिक अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंडेंसेट रिमूवल। ओके, और एक और टॉपिक पढ़ेंगे स्टीम ट्रैप्स का। ठीक है, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कंडेंसेट को रिमूव करते हैं, ताकि ये जो कंडेंसेट से कारण क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका स्टीम के साथ साथ कंडेंसेट भी आपका जा रहा है। ओके, तो उसके कारण क्या होगा कि एक प्रॉपर प्रेशर से जो हमारा स्टीम जो है वो गिरना चाहिए, वो स्टीम हमें मिल नहीं पाएगा। एक वाटर हैमर की तरह क्या करेगा? वो आएगा और हमें क्या करेगा? हमारे लॉसेस को इंक्रीज कर देगा। ओके, नेक्स्ट है, क्लीन एंड रिमूव स्केल फ्रॉम द हीट ट्रांसफर पीरियडिकली। ये भी आगे हम लोग टॉपिक जो है पूरा कवर करेंगे। सो स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरियस लॉसेस में हमने ऊपर का जो मेन टॉपिक था उसमें से स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर दिया। अभी बारी आती है यूटिलाइजेशन की। जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, जिसके कारण हमें एफिशिएंसी फुल मिलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टीम यूटिलाइजेशन। सिंपल। ओके, सो नेक्स्ट है स्टीम यूटिलाइजेशन। So in order to reduce the energy losses from heat transfer surfaces, these surfaces must be clean periodically। स्टीम का एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो सरफेसेस है जहां से हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है
वो ट्रांसफर होने वाली हीट सरफेस को हमें क्या करना चाहिए, पीरियडिकली क्लीन करते रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आएगा कि वेंट वाल्व्स जो है वो मस्ट बी फिटेड इन अ पाइप्स एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट टू रिमूव एयर एंड नॉन कंडेंसेबल gases. Okay, if the air gases are not removed, it reduces the heat transfer rate. तो प्रॉपर स्टीम यूटिलाइजेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, वेंट वाल्व जो है जो कि पाइप के अंदर फिट होते हैं, है ना। और ये क्यों वेंट वाल्व क्यों यूज होते हैं, ताकि एयर यानी कि हवा जो एक्स्ट्रा एयर है और जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस है उसको हम लोग हमारे वाल्व में से बाहर कर सके, रिमूव कर सके। इसीलिए हम लोग वेंट वाल्व का इस्तेमाल करते हैं और उसे हम लोग को एक प्रॉपर तरीके से फिट करना चाहिए कि वेंट वाल्व कहाँ यूज होते हैं, कैसे कैसे स्टीम ट्रैप में यूज किया जाता है उसे, वो अभी हम लोग आगे कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट है द कंडेंसेट फॉर्म मस्ट बी रिमूव्ड और ड्रेन्ड आउट फ्रॉम द हीट ट्रांसफर सर्फेसिस एज सुन एज पॉसिबल इट फॉर्म्स। ओके, तो ये तीन चीज है जो हमें ध्यान रखनी है जब भी हम लोग स्टीम का यूटिलाइजेशन करते हैं तब, क्योंकि अगर ये तीन चीज हमारी फुलफिल नहीं हुई तो क्या होगा, स्टीम का यूटिलाइजेशन थोड़ा सा कम होगा, एफिशिएंसी हमें कम मिलेगी जो कि हमें चाहिए नहीं। ओके, तो स्टीम यूटिलाइजेशन का ये टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कंडेंसेट एंड स्टीम ट्रैप। कंडेंसेट एंड स्टीम ट्रैप, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि कंडेंसेट रिमूवल, ओके, वो हम लोग टॉपिक यहाँ पे करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको यहाँ पे अभी वर्बली आपको मैं बताता हूं। तो कंडेंसेट रिमूवल, एक तो पहली बात कंडेंसेट क्या होता है, आप लोग प्लीज कंडेंसेट क्या होता है ये आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चलिए, कंडेंसेट जो है हीट ट्रांसफर के कारण जो भी जनरेट हो रहा है उसको हमें रिमूव करना चाहिए जितना जल्दी हो सके उतना। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम लोग मान लो कि कंडेंसेट को रिमूव नहीं करते हैं तो क्या होगा, धीमे धीमे कंडेंसेट की लेयर बनती जाएगी, है ना, ट्रैप्स के अंदर, स्टीम ट्रैप्स के अंदर। और वो स्टीम ट्रैप क्या होगा, धीमे धीमे उसका सरफेस एरिया कम होता रहेगा। सरफेस एरिया कम होता रहेगा तो एफिशिएंसी कम मिलेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, कंडेंसेट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसे रिमूव कर देना चाहिए ताकि क्या हो सके, सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो सके और जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हीट ट्रांसफर एक हायर रेट पे हो सके। ठीक है, तो ये जो कंडेंसेट है हम लोग कहां से कैसे लेते हैं, कैसे निकालते हैं, तो यूजुअली स्टीम ट्रैप का इस्तेमाल हम लोग कंडेंसेट को ड्रेन्ड आउट करने के लिए करते हैं। स्टीम ट्रैप क्या है, तो स्टीम ट्रैप एक वाल्व डिवाइस है, ये ध्यान रखना। स्टीम ट्रैप क्या है, एक वाल्व डिवाइस है जो कि हमारा यूज होता है फॉर डिस्चार्ज आउट द कंडेंसेट एंड एयर एंड नॉन कंडेंसेबल गैसेस फ्रॉम द हीट ट्रांसफर विदाउट मच लॉसेस टू लाइव स्ट्रीम। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है स्टीम ट्रैप के, तो मेनली तीन टाइप के इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक तो कंडेंसेट को डिस्चार्ज करना एज सुन एज पॉसिबल। दूसरा, जो हमारी स्टीम है उस स्टीम को एस्केप करने से रोकना, ये स्टीम ट्रैप का काम है ना। और तीसरा, जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस है और जो कि एक्स्ट्रा गैसेस है, एक्स्ट्रा एयर है, उसको डिस्चार्ज करना, ये काम होता है। तीन मेन फंक्शन होते हैं स्टीम ट्रैप के। ओके, स्टीम ट्रैप के फंक्शंस के बाद हम लोग इसके टाइप्स भी देखने वाले हैं। एक एक करके मैं आपको यहाँ पे टाइप भी बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है हमारा थर्मोडायनेमिक ट्रैप। ओके, अभी थर्मोडायनेमिक ट्रैप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो आप लोग लिख लो, मैं आप लोगों के लिए नोट डाउन करवा देता हूं। तो लिखिए, the principle of working of thermodynamic trap is based on the difference in dynamic response to velocity changes in the flow of compressible fluid and incompressible fluid. In short, it work on the principle of difference in thermodynamic properties of steam and condensate. Okay, थर्मोडायनेमिक ट्रैप का प्रिंसिपल क्या है, स्टीम और कंडेंसेट की जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है
उसके बीच का जो डिफरेंस है उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। ओके, और ये जो थर्मोडायनेमिक ट्रैप है इसको हम लोग दो सब क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है डिस्क टाइप। देखिए आपको मैं यहाँ पे डिस्क टाइप बता देता हूँ। ये ऐसा कुछ आपका डिस्क टाइप का थर्मोडायनेमिक ट्रैप रहेगा, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। चलिए मैं आपको यहाँ पे, हाँ, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ट्रैप है ना, वो ट्रैप का जो कंडेंसेट का फ्लो है वो हमारा ऐसा कुछ सर्कुलर फॉर्म में रहता है। यहाँ पे जो स्ट्रेनर होता है उस स्ट्रेनर का इस्तेमाल करके हमारी जो कंडेंसेट यहाँ पे आ रही है उस कंडेंसेट को हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं बाहर। ओके, और यहाँ पे जो ये जो स्टीम कंडेंसेट जो इन हो रही है ये कंट्रोल कैसे होती है, तो देखो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सर्कुलर शेप का डिस्क वाल्व होता है इससे पहले पहले, जिसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे स्टीम और कंडेंसेट को कंट्रोल इन करने के लिए, इनलेट में आने के लिए कंट्रोल करते हैं। कंडेंसेट जो होता है वो यहाँ पे स्ट्रेनर के थ्रू अलग हो जाता है ना, और जो स्टीम होती है वो देखिए, जो स्टीम होती है वो आपकी यहाँ पे ऊपर आती है, यहाँ से ऊपर आएगी, ऊपर आने के बाद यहाँ से कंट्रोल चैम्बर के थ्रू होते हुए कंडेंसेट आउट यानी कि आउटलेट की तरफ आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे जो हमारा कंडेंसेट इकट्ठा हुआ है, जो भी कंडेंसेट इकट्ठा हुआ है वो कंडेंसेट को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकाल सकते हैं। सिंपल, ये इसका फंक्शन है, ये इसका वर्किंग है। ओके, दूसरा है हमारा ऑरिफिस टाइप। ओके, देखिए ऑरिफिस टाइप आपका किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है जहां पे आपकी इनलेट साइड ये है। ओके, इनलेट में आने के बाद फ्लैंजिस का इस्तेमाल होता है। फ्लैंजिस के कारण क्या होगा, जो इनलेट साइड की आपकी जो पाइप है उसको हम लोग उसका रेडियस को रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद हम लोग इधर स्ट्रेनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रेनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्ट्रेनर का इस्तेमाल क्यों होता है, जो कि जो भी कंडेंसेट आपका स्टीम के अंदर है उसको ट्रैप करने के लिए हम लोग स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ऑरिफिस का इस्तेमाल होगा कि जो भी, मान लो कि कोई भी कंडेंसेट यहाँ स्ट्रेनर से बच गया, लेकिन ऑरिफिस प्लेट यानी कि ऑरिफिस ऑरिफिस एक छोटा सा होल होता है जिसके थ्रू हमारी स्टीम तो पार हो सकती है लेकिन कंडेंसेट हमारा पार नहीं कर सकता उसको। इसलिए ऑरिफिस प्लेट से हमारी स्टीम तो पास हो जाती है और साथ साथ में कंडेंसेट को भी अलग कर देता है। ओके, फिर आगे हमारी जो गास्केट असेंबली होती है वो, और देन आगे हमारा फ्लैंजेस, और यहां से हमारा स्टीम जो है प्योर स्टीम हमारी डिस्चार्ज हो जाती है। ओके, ऑरिफिस का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा होल जहां से हमारी स्टीम पास होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक के बाद आता है मैकेनिकल टाइप। ओके, मैकेनिकल के जो टाइप है उस वो हमारे 5 टाइप के मैकेनिकल स्टीम ट्रैप इस्तेमाल होते हैं। उसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारा फ्लोट टाइप। चलिए फ्लोट टाइप कैसा दिखता है, तो आपको फ्लोट टाइप कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये भी एक मैकेनिकल टाइप है। ओके, मैकेनिकल टाइप जो होता है वो, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जैसा कि हमने थर्मोडायनेमिक में देखा प्रिंसिपल, वैसे मैकेनिकल का भी तो कुछ होगा ना। तो मैकेनिकल का प्रिंसिपल है कि ये जो है स्टीम और कंडेंसेट की डेंसिटी डिफरेंस पे काम करता है। किस पे, डेंसिटी डिफरेंस पे। थर्मोडायनेमिक में क्या था, थर्मोडायनेमिक में था कि स्टीम और कंडेंसेट की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पे काम करता है, लेकिन मैकेनिकल में क्या है, स्टीम और कंडेंसेट की डेंसिटी डिफरेंस पे काम करता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मेनली ये जो फ्लोट टाइप का है ये हम लोग इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं। यहां से जो है हमारा इनलेट होगा, इनलेट क्या होगा, स्टीम और कंडेंसेट दोनों। ठीक है, स्टीम और कंडेंसेट दोनों। यहां से इन हुआ, ये भर रहा है भर रहा है भर रहा है, ये आपका जो ब्लू टाइप है ये आपका क्या है, ये आपका कंडेंसेट है। क्या है आपका कंडेंसेट। ओके, ये आपका धीमे 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 जैसे जैसे इकट्ठा होता जाएगा वैसे वैसे आपका ये जो बॉल है इसको हम लोग बोलते हैं बॉल या फिर फ्लोट बॉल।
है ना। ये फ्लोट बॉल आपका ऊपर होता जाएगा, ऊपर होता जाएगा, ऊपर होता जाएगा, ऊपर होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा इसके इक्वल हो जाएगा और यहां से जो कंडेंसेट है वो आपका यहां से ड्रेन्ड आउट बाहर की तरफ हो जाएगा। तो ये जो ब्लू कलर से आपको बताया वो पूरा कंडेंसेट है, ठीक है। और यहां से जो ऑरेंज में आपको बताया ये आपका कंडेंसेट और साथ साथ में आपकी स्टीम दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये होगा कि स्टीम कहां से निकलेगी, तो स्टीम आपकी यहां से निकलेगी एयर कॉक के थ्रू, यानी कि एयर वेंट के थ्रू, ओके। चलिए, ये फ्लोट टाइप था। इसके बाद आता है फ्लोट विथ लीवर टाइप। तो देखिए फ्लोट विथ लीवर टाइप आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी सेम चीज है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ ये देखिए यहां से आपकी स्टीम और कंडेंसेट दोनों आ रहे हैं। सिंपल सा फ्लोट टाइप आपका यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कंडेंसेट जैसे जैसे इकट्ठा होता जाएगा वैसे वैसे आपका देखिए यहाँ पे वाल्व आपका ओपन हो जाएगा, है ना। तो कंडेंसेट आपका यहाँ के ब्लू कलर के जो आपका डार्क ब्लू कलर दिख रहा है, ये डार्क ब्लू कलर से आपका आप लोग यहाँ से कंडेंसेट को बाहर निकाल सकते हैं, ओके। और स्टीम जो है वो सिंपल आप लोगों का स्टीम जो है वो आप लोगों का थर्मोस्टेटिक एयर वेंट के थ्रू आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, ओके। चलिए, इसके बाद है हमारा हम्म इसके बाद है हमारा फ्री फ्लोट टाइप का। अभी यहाँ पे आप लोगों ने जैसे देखा फ्लोटिंग में आप लोगों का यहाँ पे एक कनेक्शन होता है, जो भी आपका बॉल होगा उसका कनेक्ट किया होगा। फ्री फ्लोट में क्या होगा, वो जो बॉल है वो आपका फ्री होगा। देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए आपका वाल्व जो है वो क्लोज है, यहां से आपकी स्टीम अंदर आ रही है जो आपको यहाँ पे इस कलर की देखने को मिलेगी। यहां से स्टीम आ रही है, स्टीम के साथ साथ कंडेंसेट भी आ रहा है, ओके। और जैसे जैसे आपका कंडेंसेट यहाँ नीचे इकट्ठा होता जाएगा वैसे वैसे आपकी बॉल जो है वो ऊपर की तरफ आती जाएगी। जैसे जैसे आपका कंडेंसेट इकट्ठा हो गया वैसे बॉल आपके ऊपर टच कर जाएगी और आपका जो ये वाल्व है ये ओपन हो जाएगा और इस वाल्व के थ्रू आप कंडेंसेट को बाहर निकाल सकते हैं। और जो एयर है आप लोगों की स्टीम वेंट के थ्रू आपकी बाहर निकल ही रही है, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है, फ्री फ्लोट के अंदर आप लोगों का स्टीम और कंडेंसेट को अलग किया जाता है। चौथा जो टाइप है वो है हमारा ओपन बकेट टाइप। तो देखिए ओपन बकेट टाइप आप लोगों का कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, जहां पे इनलेट में आप लोगों का क्या हो रहा है, आप लोगों का दोनों चीज एयर और सॉरी स्टीम और कंडेंसेट दोनों आपका अंदर आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद ये जो फलक्रम है ये फलक्रम से आपकी बकेट जो है वो कनेक्टेड है और धीमे धीमे आपका यहाँ पे क्या होता जा रहा है, ऊपर की तरफ जो आपका स्टीम ट्रैप में आप लोगों का ये बकेट के अंदर आपका जो स्लज है या फिर आप लोग कह सकते हैं कंडेंसेट, कंडेंसेट जो है वो आप लोगों का इकट्ठा होता जा रहा है और एयर वेंट के थ्रू आप लोगों का सिंपल सा जो आप लोगों की स्टीम है वो बाहर की तरफ आ रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो बकेट के अंदर का जो आप लोगों का कंडेंसेट है वो आप लोगों का डिस्चार्ज के थ्रू आप लोग उसे निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा इसका वर्किंग है, कुछ भी इसमें खास है नहीं। ओपन बकेट यहाँ पे कंप्लीट करता हूं मैं। ओपन बकेट के बाद है आपका इन्वर्टेड बकेट विथ एंड विदाउट लीवर। तो देखिए ये आप लोगों का इन्वर्टेड बकेट है। यहाँ पे देखिए जब भी आपका वाल्व क्लोज होता है तब आपकी स्टीम अंदर आ रही है, ओके। स्टीम जैसे ही अंदर आ रही है वो आप लोगों की स्टीम के थ्रू एयर वेंट के थ्रू बाहर निकल जा रही है। लेकिन कंडेंसेट कैसे अलग हो रहा है, तो इन्वर्टेड बकेट में जैसे जैसे आपका कंडेंसेट भरता जा रहा है
वैसे वैसे आपका जो वाल्व जो है वो हमारा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ से स्लज, सॉरी, कंडेंसेट को हम लोग क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं बाहर की तरफ। ओके, चलिए नेक्स्ट है मेटल एक्सपांशन टाइप, इसको बोलते हैं हम लोग थर्मोस्टेटिक ट्रैप। ओके, चलिए थर्मोस्टेटिक ट्रैप में क्या है, दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बायमेटालिक और एक होता है मेटल एक्सपांशन टाइप। तो बायमेटालिक ट्रैप आपका कैसा होता है, तो देखिए बायमेटालिक ट्रैप आपका कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या है, दो कंडीशन है, दो तरीके से वर्क करता है। ओके, दो तरीके से कैसे, देखो, एक तो मान लो कि आपका सबसे पहले कंडेंसेट अगर इन हो रहा है, तो उस समय के दौरान बायमेटालिक स्ट्रिप जो है आपकी कुछ इस तरीके से एक्सपांड हुए बिना रहेगी। ओके, लेकिन जैसे ही हमारी स्टीम इन होती है, वैसे ये बायोमेटालिक जो स्ट्रिप है ये हमारी बैंड हो जाती है, और बैंड हो जाने के कारण क्या होगा, ये वाल्व जो है हमारा क्लोज हो जाएगा, और वहां से हमारी स्टीम ही जो है वो बाहर की तरफ आ सकती है। लेकिन पहली कंडीशन में हमारी कंडेंसेट ही हमारा क्या हो जाएगा, आउट होगा, बाहर की तरफ आएगा। ओके, तो जैसे हमने थर्मोडायनेमिक ट्रैप का प्रिंसिपल देखा, मैकेनिकल ट्रैप का प्रिंसिपल देखा, वैसे ही थर्मोस्टेटिक ट्रैप का भी हमारा प्रिंसिपल है। ओके, इसका प्रिंसिपल क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। सिंपल, किस किस के बीच का, स्टीम का और कंडेंसर के बीच का। तो थर्मोस्टेटिक नाम ही है थर्मोस्टेटिक, जिसके कारण हम लोग उसका प्रिंसिपल को ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद है हमारा वेंचुरी नोजल ट्रैप। ओके, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है कि दो फेजेस में वर्क करता है। कैसे कैसे, दो फेजेस कौन से, फ्लो टू रिमूव कंडेंसेट फ्रॉम स्टीम सिस्टम। ओके, और दूसरा फ्लो टू रिमूव स्टीम। कि ये दो प्रिंसिपल पे, दो फेजेस पे वर्क करता है वेंचुरी नोजल ट्रैप। आई होप मैं क्लियर हूं हम अपनी तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा जो मैकेनिकल ट्रैप का जो टॉपिक था वो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे, तब फ्लैश सिस्टम रिकवरी और साथ साथ में फीड वाटर ट्रीटमेंट और उसका बॉयलर लॉसेस पे क्या इम्पैक्ट है, वो हम लोग कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।